बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लीप F1 का चैप्टर सेकंड सेमेस्टर। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे दी गई है। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं स्लीप के बारे में कि स्लीप क्या है। तो एज ए बेसिक ह्यूमन नीड, ये एक बुनियादी ज़रूरत है, यूनिवर्सल प्रोसेस कॉमन टू ऑल पीपल। अब स्लीप enhances daytime functioning and is vital for cognitive, physiological and psychological function, psychosocial function। मतलब स्लीप जो है हमें क्या करता है कि हमारा डे टाइम फंक्शनिंग जो है वो इन्हेंस करता है, मतलब बेहतर बना देता है। डे टाइम मतलब हम दिन में जो भी काम करेंगे, अगर हमारा स्लीप सही हो, हम सही तरीके से सोए हो, तो हमारा दिन मतलब अच्छे से गुजरेगा। और ये हमारे बिहेवियर के फिज़ियोलॉजिकली और साइकोसोशली बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये हमें क्यों चाहिए होता है, इसके रीज़न्स क्या है? टू कोप विद डेली स्ट्रेसेस, के जो भी डेली स्ट्रेसेस है, जो भी स्ट्रेस होंगे उनसे हम निकलने की कोशिश करें, थकावट को ख़त्म करने के लिए या फिर एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, टू रिस्टोर द माइंड एंड बॉडी एंड टू एंजॉय द लाइफ मोर फुली। मतलब ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, स्लीप का डेफिनेशन क्या होगा? अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब जब एक बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस हम कह सकते हैं बेहोश को। एक बंदा बिल्कुल बेहोश हो गया, उसको हम कहते हैं स्लीप। An altered state of consciousness in which an individual's perception of reaction to the environment are decreased। ये कॉन्शियसनेस का एक अल्टर स्टेट है, मतलब एक चेंज हुआ स्टेट है, हालत है, जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो बंदा है, उसका इन्वायरमेंट की तरफ जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब वो इन्वायरमेंट से बाहर उसको जो भी स्टिमुली आएगी या जो भी उसके साथ मतलब हम अगर करेंगे तो उसका रिएक्शन बिल्कुल कम होगा। स्लीप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, वेरिएबल लेवल ऑफ कॉन्शियस। वही बात है कि आपकी बॉडी की जो है मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं स्लीप के दौरान, आपका कॉन्शियस लेवल चेंज हो जाता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है रेस्ट। Rest is a condition in which the body is decreased state of activity without physical emotional stress and freedom from anxiety। रेस्ट जो है इसको हम मुकम्मल स्लीप नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम जिसको आराम कहते हैं, मतलब ये बॉडी मुकम्मल तौर पर सोई नहीं है या मुकम्मल तौर बंदा अनकॉन्शियस नहीं है, लेकिन ये स्टेट ऑफ एक्टिविटी में बस डिक्रीज़ आ जाता है, कमी आ जाती है। रेस्ट रिफ़र टू द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एंड कामनेस, मतलब आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप काम हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्ट। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ स्लीप। टाइप्स ऑफ स्लीप कितने हैं? दो है। एक है NREM, जिसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और दूसरा है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है, फिर इसके जो है स्लीप के स्टेजेस है। स्टेज 1 क्या है? लाइट ट्रांजिशनल स्लीप, मतलब स्टेज 1 में जब बंदा सोने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बहुत हल्की नींद में होता है। वो अगर आप उसी स्टेज में उसको जगाने की कोशिश करते हो तो वो जाग भी जाएगा, ठीक है, और वो इतने मतलब गहरे नींद नहीं सोया हुआ होता। स्टेज 2 मोर स्टेबल स्लीप, स्टेज 2 में थोड़ा सा वो फिर स्टेबल हो जाता है, मतलब स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 से। फिर स्टेज 3 डीप स्लीप, स्टेज 3 में जो है वो फिर वो मुकम्मल गहरी नींद सो जाता है, और स्टेज 4 में जो है वो फिर रैपिड आई मूवमेंट में चला जाता है, ठीक है। और ये टोटल प्रोसेस जो है ये 90 से 120 मिनट तक होता है, 90 से 120 मिनट तक होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1 है। इसमें ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं जो चीज़ें लिखी हुई है, ये आगे डिटेल में होंगी, पढ़ेंगे। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप,
ये क्या है? अबाउट 75 to 80% ऑफ स्लीप ड्यूरिंग नाइट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब जब हम सोते हैं रात को तो हमारा तकरीबन 75 से 80% तक का जो नींद होता है ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं जो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट है। पहले मतलब 4 स्टेजेस में डिवाइड करते थे, अब 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ये जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पर मुश्तमिल होता है। स्टेज 1 में क्या होता है कि इन स्टेज 1 स्टेज ऑफ वेरी लाइट स्लीप, मतलब इसमें हल्की हल्की नींद होती है जो कि चंद मिनट तक होता है। इसमें क्या होता है कि बंदा जो है उसको रिलैक्सेशन फील होती है और ड्राउजी, मतलब थोड़ा थोड़ा नींद उसको आ रहा होता है। आइज़ जो है ये साइड टू साइड रोल हो रही होती है। हार्ट एंड रिस्पायरेटरी रेट ड्रॉप स्लाइटली, हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। द स्लीपर कैन बी ईजीली अवेकेंड एंड डिनाई दैट ही और शी वॉज स्लीपिंग। जो स्टेज 1 में है, मतलब इसमें अगर कोई बंदा सो रहा हो और वो स्टेज 1 में हो तो उसको हम आसानी से जगा सकते हैं। और अगर मतलब वो ऐसा सोचेगा कि मैं सो ही नहीं रहा था बल्कि मैं जागा हुआ था। स्टेज 2 में क्या होगा? लाइट स्लीप ड्यूरिंग विच बॉडी प्रोसेसेस कंटिन्यू टू स्लो डाउन। इसमें जो बॉडी के प्रोसेस होते हैं वो और भी स्लो हो जाएंगे। द आइज आर जनरली स्टिल एंड हार्ट एंड रिस्पायरेटरी रेट ड्रॉप स्लाइटली। आइज़ जो है वो एक जगह पे खड़ी हो जाएंगी, मतलब फिर रोल नहीं होंगी, और रिस्पायरेटरी और हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगी। एंड बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो भी मतलब गिर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। एन इंडिविजुअल इन स्टेज 2 रिक्वायर मोर इंटेंस स्टिमुली देन स्टेज 1। अच्छा, इसको अगर हम जगाना चाहते हैं तो स्टेज 1 से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिमुली देना पड़ेगा। मतलब स्टेज 1 में अगर आवाज़ से जगाते थे तो स्टेज 2 में हम उसकी बॉडी को टच करके जगाएंगे। स्टेज 3 क्या है? डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप। ये फिर गहरी नींद जिसको हम कह सकते हैं, डीप स्लीप और डेल्टा स्लीप, इसको डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। हार्ट एंड रिस्पायरेटरी रेट ड्रॉप 20 to 30% बिलो दोज एक्सिबिटेड ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स। अच्छा, इसमें रिस्पायरेटरी रेट और हार्ट रेट जो है वो 20 to 30% ड्रॉप हो जाते हैं जब एक बंदा जाग रहा होता है, उसके मुकाबले में 20 से 30% कम हो जाते हैं। द स्लीपर इज़ डिफ़िकल्ट टू अराउज, मतलब इसमें जगाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप इतने आसानी से नहीं जगा सकते उसको। द पर्सन इज़ नॉट डिस्टर्ब बाई सेंसरी स्टिमुली, अगर हम उसको बाहर से कोई स्टिमुली दें या फिर उसको मतलब अगर बाहर से कोई भी चीज़ आके उसको टच करे तो उसको आसानी से पता नहीं चलेगा। उसके स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और रिफ्लेक्सेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, मतलब किसी चीज़ को रिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा। स्नोरिंग इज़ मोस्ट, और इसमें जो है स्नोरिंग भी कर सकता है जिसको हम खराटे कहते हैं। दिस स्टेज इज़ एसेंशियल फॉर रिस्टोरिंग एनर्जी एंड रिलीजिंग इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये जो है एनर्जी के लिए, इसमें एनर्जी रिस्टोर होता है बॉडी में, और सबसे अहम बात कि इसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि ग्रोथ हार्मोन कौन से स्टेज में रिलीज़ होता है तो वो है स्टेज 3 नॉन रैपिड आई मूवमेंट का, ये आपने याद रखना है। इसमें जो है कौन कौन सी चेंजेस आते हैं बॉडी में? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाता है, जो ब्लड वेजल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो है वो 10 to 30% कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स लेवल पीक, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है, पीक पे चली जाती है। इंटरक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज़, और इंटरक्रेनियल मतलब हमारे दिमाग पे जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसको जो ये जो स्टेज है ये है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसको हम 4th स्टेज भी कह सकते हैं, जो पहले हमने पढ़ा कि 4th स्टेज है
तो इसका फोर्थ स्टेज ये है। और एक अलग स्टेज भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग रैपिड आई मोमेंट स्लीप ब्रेन इज़ हाईली एक्टिव एंड ब्रेन मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज एज मच एज 20%। इसमें जो है ब्रेन बहुत एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग, और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो 20% इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और ये इसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट की तरह आराम नहीं होता बॉडी को, और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि ड्रीम्स आते हैं जो मतलब बंदे को याद रहते हैं, उसी तरह के ड्रीम्स रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आते हैं। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें एक्टिव ड्रीम्स आते हैं जो कि रिमेंबर होते हैं, मतलब याद रहते हैं बंदे को। मे बी डिफ़िकल्ट टू अराउज और मे अवेक स्पॉन्टेनियसली, इसमें बंदे को जगाना मुश्किल होता है। मसल टून इज़ डिप्रेस्ड, मतलब उसके मसल बिल्कुल रिलैक्स होंगे। हार्ट रेट और रिस्पायरेट जो है वो इर्रेगुलर होगा, मतलब कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। अ फ्यू इर्रेगुलर मसल मूवमेंट, अगर इसमें जो है कभी कभी वो हाथ पाँव भी मार सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और रैपिड आई मूवमेंट, आईज जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट करेगी, मतलब इधर उधर घूमेगी। BMR इंक्रीजेज, मतलब उसका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और लोअर जा, जो उसके लोअर जा होता है वो रिलैक्स हो जाएगा कभी कभी, मतलब अक्सर उसका जो मुंह होता है वो खुला रह जाता है। अच्छा, नॉर्मल स्लीप साइकिल इसमें आप देख सकते हैं कि एक बंदे को कितना जो है वो नींद चाहिए, इसके उम्र के हिसाब से सामने दिए गए हैं। अच्छा, ये फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले एज, एनवायरनमेंट, फटीग, थकावट है, लाइफस्टाइल है, अगर आपको कोई स्ट्रेस है साइकोलॉजिकल, या आप कोई अल्कोहल वगैरह लेते हैं, आपका डाइट, आपको कोई बीमारी है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या आप कोई मेडिकेशंस लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्लीप पे अफेक्ट कर सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्लीप, स्लीप का काम क्या है। देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द फंक्शन ऑफ स्लीप, बहुत ज़्यादा थ्योरीज है। जो इसमें सबसे पहली है वो इसका थ्योरी ये है कि ये कंजर्व और एनर्जी, मतलब इसके ज़रिए हम अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं। दूसरा है हंगर मैकेनिज़्म इज सप्रेस्ड ड्यूरिंग स्लीप, मतलब स्लीप में हमें जो हमारा हंगर मैकेनिज़्म होता है, जो भूख लगने का निज़ाम होता है, वो सप्रेस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। वी स्लीप इन ऑर्डर टू कंजर्व फूड सप्लाईज, मतलब भूख नहीं लगती हमें स्लीप में, तो इसलिए मतलब खाना भी जो है वो कंजर्व, फूड भी कंजर्व हो जाता है। In psychological point of view, it's stated that our learning process are largely inactivated during sleep. This gives a brain a chance to recognize and store more efficiently the information gathered during the day. Psychologically अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली ये कहते हैं कि स्लीप के दौरान जो है वो ब्रेन बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब वो कोई काम नहीं करते। इसलिए जो दिन के टाइम आपने जो भी चीज़ें की हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आए हैं, वो उस टाइम ब्रेन जो है उसको एक स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो मतलब आपके ब्रेन को एक फ्री टाइम मिल जाता है उस इंफॉर्मेशन को ठीक करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि रेस्ट करने के लिए। अच्छा, फिर इसके कुछ डिसऑर्डर्स है, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है। जो इसमें जो नाम होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है MCQs के हवाले से। सबसे पहले इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप और रिमेन स्लीप, मतलब आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी इंसोम्निया में, ठीक है, और आपको ना कोई मतलब ना नींद आएगी ना आपको आराम होगी। अच्छा, ये इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट मे बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मैनी इलनेस, ये ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब किसी और बीमारी की वजह से आपको ये मसला हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोई और बीमारी है तो उसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है, मतलब आपको नींद नहीं आएगी।
अब इसका अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो स्टिमुलस कंट्रोल होगा, मतलब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें आपको नींद सही से आए। कॉग्निटिव, आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स, मतलब अच्छे जो है पॉजिटिव सोच करेंगे, बिलीव्स अबाउट स्लीप और स्लीप रिस्ट्रिक्शन, फॉलोइंग अ प्रोग्राम दैट लिमिट इन बेड इन ऑर्डर टू गेट स्लीप एंड स्टे स्लीप। और ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको जो है ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपको सोने ना दे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया क्या है? सफिशिएंट स्लीप एट नाइट बट स्टिल कैन नॉट अवेक ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन को भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं, हर टाइम सोते रहते हैं, वो होता है हाइपरसोमनिया। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बंदा सोता है। तीसरा है नार्कोलेप्सी। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीप्स कॉज लैक ऑफ केमिकल हाइपोक्रेटिन इन द एरिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट स्लीप, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोएंगे, ठीक है, डे टाइम, दिन को बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आपके दिमाग में एक केमिकल जो है रिलीज़ होता है आमतौर पर, जिसको हाइपोक्रेटिन कहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोएंगे तो ये केमिकल रिलीज़ नहीं होगा और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन में जो स्लीप सेंटर है उसको रेगुलेट नहीं करेगा, तो आपका स्लीप पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, पैरासोमनिया। पैरासोमनिया क्या है? बिहेवियर दैट में इंटरफेयर विद स्लीप एंड में इवन आकर ड्यूरिंग स्लीपिंग। स्लीप के अंदर आप मतलब कुछ चीज़ें करते हो या आप बात करते हो या आप हाथ पाँव मारते हो, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ आप करते हो, ये होता है पैरासोमनिया। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय दी फिजिकल इवेंट सच एज मूवमेंट्स और एक्सपीरियंस दैट आर डिस्प्लेड एज इमोशन, परसेप्शन और ड्रीम। या आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हो, उसमें बात करते हो या मूवमेंट करते हो, हाथ पाँव मारते हो, ये होता है पैरासोमनिया। यू माइट मूव, टॉक और डू अनयूजुअल थिंग्स ड्यूरिंग स्लीप। आप मतलब मूव करेंगे या बात करेंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे जो कि मतलब एक जागा हुआ इंसान नहीं करता, तो ये इसको हम कहते हैं पैरासोमनिया। इसके बाद है इनोरेसिस, बेड वेटिंग इन नाइट टाइम, यूजुअली आकर व्हेन अराउज फ्रॉम नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3 and 4। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो यूरिन पास कर देता है बेड में और बेड जो है वो वेट कर देता है, गीला कर देता है। बेड वेटिंग इसमें जो है ये ज़्यादातर 3 साल के बच्चों तक होता है, मोर मेल देन फीमेल, मेल में ज़्यादातर होता है। एट ऑफन आकर 1 to 2 hours आफ्टर फॉलिंग स्लीप। ये कब होता है? जब वो बच्चा 1 से 2 घंटे सो जाता है, फिर 2 घंटे के बाद उसका जो है एनोरेसिस अक्सर हो जाता है। कॉमन स्लीप डिसऑर्डर, फिर इसमें है सोमनाम्बुलिज्म। इसमें क्या है? स्लीप वॉकिंग, मतलब बंदा जो है वो स्लीप में चल रहा होता है, नींद में चल रहा होता है। पीरियाडिक लिम्ब मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि अ कंडीशन इन विच द लेग्स जर्क ट्वाइस और थ्राइस टाइम पर मिनट ड्यूरिंग स्लीप। इसमें मतलब आपके जो लेग्स होंगे, जो टांगे होंगी, वो आप 2 से 3 दफ़ा हर मिनट में जो है वो जर्क करेंगे, मतलब मूव करेंगे। ड्यूरिंग NREM स्लीप इंडिविजुअल मूव्स लेग एंड समटाइम आर्म्स 20 to 30 seconds फॉर मिनट्स और आवर्स, मतलब इसमें आप हाथ पाँव मारेंगे। स्लीप टॉकिंग तो जैसे नाम से पता चलता है कि बंदा नींद में जो है वो बात करेगा, तो वो है स्लीप टॉकिंग। इसके बाद है स्लीप डिप्रिवेशन, इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीपलेसनेस। स्लीप डिप्रिवेशन किसको कहते हैं? कि आपकी नींद पूरी ना हो, मतलब आपको पूरी नींद नहीं मिल रही हो, आप सो रहे हो लेकिन किसी न किसी वजह से आप जाग जाते हो, आपकी नींद की कमी हो, इसको हम कहते हैं स्लीप डिप्रिवेशन। इसके बाद है ब्रोजिज्म क्या होता है? कि आप जो है दांत एक दूसरे के साथ ग्राइंड करते हैं ड्यूरिंग स्लीप, और ये ज़्यादातर स्टेज 2 में होता है। तो ये भी आ सकता है MCQs में कि ब्रोजिज्म जो है ये कौन से स्टेज में होता है,
तो याद रखना है कि ब्रोजिज्म स्टेज 2 में होता है और इसमें क्या करते हैं कि दांत जो है वो एक दूसरे के साथ ग्राइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? एपनिया हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को। तो स्लीप एपनिया का मतलब क्या होगा कि जब सोते हुए आपको सांस का कोई मसला हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। मतलब आप सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हो ड्यूरिंग स्लीप, तो ये होगा स्लीप एपनिया। इंटरमिटेंट स्टॉपिंग, वही बात है कि स्लीप एपनिया मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हो या आपके जो एयरवेज है वहाँ पे कोई मसला आ जाता है। एपनिया ड्यूरिंग स्लीप मोर देन 5 एपेनिक एपिसोड्स और 5 ब्रीदिंग पॉजेज लॉन्गर देन 10 सेकंड पर आवर इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल। मतलब अगर आपको 5 दफ़ा 1 घंटे में ऐसा होता है कि आपको 5 दफ़ा सांस का मसला हो जाता है, तो ये एबनॉर्मल है। आपको फिर किसी डॉक्टर या मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया के कुछ टाइप्स है। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, सेंट्रल एपनिया और मिक्स्ड एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स और ओरल कैविटी ब्लॉक द फ्लो ऑफ एयर, कि जिसमें आपका फेरिंग्स या ओरल कैविटी का कोई भी पार्ट वो ब्लॉक हो जाता है और उससे हवा नहीं गुजरती, तो मतलब आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये किस वजह से हो सकता है कि इनलार्ज टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और एडिनाइड की वजह से, या फिर नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम जो हमारे नाक के अंदर का जो पर्दा है वो बड़ा हो जाता है, मतलब जिसके ज़रिए से हम सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते। नेज़ल पॉलिप्स एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी में भी हो जाता है, ठीक है, स्लीप एपनिया। An episode of obstructive sleep apnea usually begin with snoring। अच्छा, इसमें क्या करेंगे कि बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्नोरिंग मतलब खराटे लेगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को स्लीप एपनिया हो सकता है। दूसरा है सेंट्रल एपनिया, इज थॉट टू इन्वॉल्व अ डिफेक्ट इन द रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। सेंट्रल का जो है, सेंट्रल से आपने याद रखना है कि ये ब्रेन का मसला होगा और कहाँ पे होगा? जहाँ पे रिस्पायरेटरी सेंटर है, मतलब ब्रेन के रिस्पायरेटरी सेंटर में मसला होगा ड्यूरिंग स्लीप, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल एपनिया। क्लाइंट्स हु हैव ब्रेन स्टेम इंजरीज, यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो आपका जो ब्रेन स्टेम है वहाँ पे कोई इंजरी होगी, तो उसकी वजह से स्लीप एपनिया आपको हो सकता है, और आपको कोई ज़ख़म वगैरह लगा हुआ है तो आपको सेंट्रल एपनिया हो सकता है। मिक्स्ड एपनिया क्या होगा? द कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एपनिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। अगर किसी बंदे को ये दोनों जो है कंडीशंस एक साथ है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया भी है और सेंट्रल एपनिया भी है, तो उसको हम फिर कहेंगे मिक्स्ड एपनिया। अब इसका इलाज क्या है कि सबसे पहले जो टॉन्सिल्स की वजह से अगर है तो उसको रिमूव करेंगे टॉन्सिल को। अदर सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी वगैरह हो सकता है अगर कोई टिश्यूज़ जो है वो एक्सेसिवली बड़ा हो गया है या कोई मसल वगैरह है जो बड़ा हो गया है, जिसके ज़रिए से या जिसकी वजह से बंदा सांस नहीं ले पा रहा होता, तो उसको ख़त्म कर देना है। फेरिंग्स में कोई मसला हो तो सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है CPAP डिवाइस एटनॉइड एंड इफेक्टिव इन मेंटेनिंग, एक डिवाइस है जो ओपन एयरवे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम CPAP कहते हैं, तो वो भी हम स्लीप एपनिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ स्लीप, मतलब किसी बंदे को अगर स्लीप की कोई बीमारी है तो उसको कैसे असेस करेंगे? सबसे पहले जो है वो स्लीप हिस्ट्री लेंगे उसको कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, या आप कब सोते हैं। स्लीप डायरी, फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि वो यौन कहते हैं जो जमाई लेते हैं, ठीक है। डार्क सर्कल और फेशियल एक्सप्रेशंस, डार्क सर्कल आते हैं आंखों के इर्द गिर्द, फेशियल एक्सप्रेशन भी हम उसके चेक करेंगे। स्लीप इज़ मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली इन स्लीप डिसऑर्डर बाय लेबोरेटरी टेस्ट पॉलीसोमनोग्राफी। स्लीप डिसऑर्डर के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी,
ये भी आ सकता है MCQs में। ये अच्छा है, मतलब अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्लीप टेस्ट को क्या कहते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी। फिर इसके बाद EEG दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। दूसरा है EMG, इसका क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राम। और EOG इलेक्ट्रो एक्विलोग्राम। बस इसमें ये चीज़ें याद रखनी है, ये आ सकते हैं पेपर में। फिर आपने जो सवाल करने हैं उस मरीज़ से, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कब सोते हैं, कितना सोते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको स्लीप में, ठीक है, ये सारी चीज़ें और मतलब यहाँ पे दी गई है, इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस के रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सोमनाबुलिज्म, मतलब नींद के लिए जो है वो आपको कोई भी रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है। इनफेक्टिव कोपिंग, मतलब आपको सही तरीके से मदद नहीं मिल रही उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, ठीक है। और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, आप सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते, मतलब आपको स्लीप एपनिया हो जाता है, या आपको डेफिशिएंट नॉलेज है, आपको पता नहीं है स्लीप के बारे में, आप मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ वगैरह ख़ुद से इस्तेमाल करते हैं स्लीप के लिए। एंजाइटी है, आपको टेंशन है, या आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंटॉलरेंस, मतलब आपको जो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि आप कोई भी काम ज़्यादा अगर हो जाता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अच्छा, आपने क्या करना है, प्रोमोट स्लीप के लिए, मतलब स्लीप को प्रोमोट करने के लिए, अच्छी नींद के लिए आपने क्या क्या करना है, रेगुलर बेड टाइम और वेकअप टाइम, ख़ास टाइम पे सोना है, ख़ास टाइम पे आपने उठना है। हाँ, आपको मतलब टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। और बिफोर स्लीप आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है, एक वार्म बाथ लेना है अगर आप ले सकते हैं, एडिकेट एक्सरसाइज करना है, और स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट देखना है जहाँ पे आपको नींद आ जाए, मतलब जहाँ पे डार्क हो, अंधेरा हो, कंफर्टेबल हो, शोर वगैरह ना हो, ठीक है। और म्यूज़िक आपको जो है, आपने स्लीप से पहले, सोने से पहले म्यूज़िक नहीं सुनने, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है और उससे आपका नींद जो है वो चला जाता है, तो म्यूज़िक इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा हेवी मील जो है, खाने से 2-3 घंटे पहले आपने कोई ज़्यादा खाना नहीं खाना, अल्कोहल और कैफ़ीन नहीं लेने, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें देखने हैं जो कि हमने इन 2 स्लाइड्स में पढ़ी, तो मतलब आपका स्लीप अपने साइकिल पे आ सकता है, आप अच्छे से सो सकते हैं। और इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, लैंप्स वगैरह, बेड कहाँ पे रखना है, इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। और तो कुछ इसमें है नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।